देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि हमें एक चेक मिला, किससे चेक मिला बाबू? एक्स से। तो एक अकाउंट हो गया एक्स, और 50,000 के फुल सेटलमेंट में मिला, मतलब एक अकाउंट हमारा डिस्काउंट भी इसमें आएगा, और चेक मिला। अब चेक अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं होगा तो चेक या कैश को अकाउंट मानेंगे, और अगर सेम डे चेक डिपॉजिट हो जाएगा तो बैंक को मान लेंगे। ना तो इस ट्रांजैक्शन में ना तो आगे कहीं ये लिखा था कि पहला वाला जो चेक है वो कब जमा हो रहा है। इसका मतलब जिस दिन चेक मिला उसी दिन चेक हमारा बैंक में जमा हो गया। तो एक अकाउंट एक्स हो जाएगा, दूसरा हमारा बैंक हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। अब रूल के हिसाब से रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। तो पैसा आया है, इस हिसाब से बैंक हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और एक्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। चेक मिला है 47,500 का, पर हिसाब सेटल हुआ 50,000 का, यानी जो 2500 रुपए था जिसके लिए वो फुल सेटलमेंट वर्ड दिया था वो हमारा क्या है? डिस्काउंट अलाउड। वैसे भी जिस साइड पे बैंक रहता है उसी साइड पे हम डिस्काउंट लिखते हैं, तो बैंक डेबिट में, इसीलिए डिस्काउंट भी किधर आया? डेबिट में। नरेशन हो जाएगा चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है कि रिसीव बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, मतलब यही पहली पेमेंट है, यही आखिरी पेमेंट है, इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलने वाला। यानी एक तरीके से ये भी क्या है? हमारा डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है? कितना पैसा मिला है? 60 पैसा इन अ रूपी। कह रहा है 1 रुपए में 60 पैसा, यानी 60% पैसा मिल रहा है। किससे मिला? वाई से। वाई से अगर पैसा मिल रहा है बाबू, तो इसमें दो अकाउंट अगर तुम ढूंढो तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, और पैसा मिला तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? एक अकाउंट क्या बना? वाई बना, और दूसरा अकाउंट क्या बना? कैश बना। अच्छा, 60 पैसा मिल रहा है, यानी 60% मिला, तो 40% क्या हो गया? एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड। पर यहां पे हम अपनी मर्जी से तो डिस्काउंट नहीं दे रहे। तो जब ऐसे पैसा डूब जाता है और नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। बस वही डिस्काउंट अलाउड की जगह में क्या लिखना है? बैड डेट्स लिख देना है। ठीक है। ये चेक मिला था तो कैश अकाउंट नहीं रहेगा, हमारा क्या रहेगा? बैंक अकाउंट रहेगा। अच्छा, पैसा मिला तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। किससे मिला? वाई से, टू वाई। ये बात समझ में आ रही है? कितना पैसा मिला? वो 20,000 का था, लेकिन 60% ही मिला, तो 60% मतलब कि 12,000। और 8,000 जो नहीं मिला, देखो पहले वाले क्वेश्चन में जहां हम अपनी मर्जी से दे रहे थे वो डिस्काउंट अलाउड है, और जब पैसा हमारा नहीं मिलेगा, डूब जाएगा, तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड के बजाय क्या लिखेंगे? बैड डेट्स लिखेंगे। देखिए एकदम सिमिलर एंट्री ही होती है, बस एक में डिस्काउंट अलाउड लिखना है, एक में बैड डेट्स लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स टू जेड फॉर 80,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, मतलब कि आज तो कुछ भी आगे नहीं हो रहा ना, अगले दिन हो रहा है, तो वो अगले दिन की जर्नल एंट्री में जाएगा। अगर हम आज की बात करें तो आज दो ही चीज हुई है, एक तो हमारा सेल्स आया है यहाँ पे, तो एक अकाउंट बना सेल्स, और दूसरा अकाउंट बना जेड, क्योंकि कैश वगैरह नहीं बोला है और नाम दिया है जेड का, मतलब ये एक उधार वाली सेल है। और सेल हमेशा क्या होती? क्रेडिट होती। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जेड डेबिट हो जाएगा बाबू, और सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती तो क्रेडिट हो गई। कितना पैसा है? तो कह रहे सर 80,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। तो 80,000 में से 20% माइनस करेंगे, यानी कि 16,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 64,000 बचेगा। तो 64,000 की सेल हमारी उधार वाली रिकॉर्ड हो गई। और इसका ये भी मतलब है कि अब हमें जेड से कितने रुपए लेने हैं? 64,000 रुपीज लेने हैं। आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, अब पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगले दिन एक चेक हमें मिला है, किससे? जेड से। और कितना मिला है? 5% डिस्काउंट काट के मिला है, और उसी दिन हम चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी कहानी लिखी है, इसको तुम सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो चेक रिसीव फ्रॉम जेड। और जेड से चेक मिला तो एक अकाउंट, अच्छा चेक उसी दिन बैंक में जा रहा है ना, तो एक अकाउंट हमारा क्या बनेगा? बैंक। और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? जेड। और क्वेश्चन कह रहा है 5% का कैश डिस्काउंट है, मतलब कि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी एक अकाउंट बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसकी एंट्री कर लीजिए। जेड से पैसा मिला, बैंक में पैसा आया, और रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। तो बैंक में पैसा आया, इसका मतलब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा बाबू। और जेड से पैसा मिला है तो जेड हमारा क्या हो जाएगा?
क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड हो गया। और क्वेश्चन में बोला है, अच्छा हिसाब कितने का था जेड का, 64,000, तो जेड में 64,000 लिख दो। कब तक मिला है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर चेक जमा हुआ है लेकिन 5% का कैश डिस्काउंट काट के, तो 64,000 का 5% पहले निकाल लोगे, डिस्काउंट तुम्हारा आ जाएगा 3200 रुपीज। चलो भाई 3200। अच्छा डिस्काउंट किधर लिखा जाता है, जिस साइड पे कैश बैंक या चेक रहता है, तो बैंक हमारा डेबिट में, मतलब डेबिट में ही डिस्काउंट आएगा, और डेबिट वाले डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। और ये 3200 माइनस करके 60,800 रुपीज किस में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। क्लियर हो रही ये चीजें, ये सारी थर्ड वाले पॉइंट के अंदर थी। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है गुड्स जो है वो 40,000 रुपए का था, उसको हमने मनोज को बेचा है और 20% प्रॉफिट लगाए हैं, फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए, तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लो। 40,000 का सामान, सबसे पहले उसमें ऐड करोगे 20%, यानी कितना ऐड होगा, 8,000 रुपए ऐड होगा, 40,000 का 20%, तो कितना आया, 48,000 आया। फिर क्वेश्चन कह रहा है फिर इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर देंगे, तो इसमें से 4800 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया, 43,200। देखो ट्रेड डिस्काउंट वैसे भी नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हम पहले प्रॉफिट जोड़ रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे रहे हैं। अब ये जो इतना सा बड़ा ट्रांजैक्शन लिखा था, इसको हम शॉर्ट में ये भी तो बोल सकते थे कि गुड्स जो है वो क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड टू मनोज। बस इतना बोलने से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा भाई, प्रॉफिट जोड़ दिए, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए। एक अकाउंट हमारा क्या होगा, एक अकाउंट हमारा बनेगा अबू सेल्स, और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, मनोज, क्योंकि कहीं पे नहीं बोला है कि पैसा लेके बेच रहे हैं, मतलब कि नाम दिया है तो उधार में ही बेच रहे होंगे। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, मनोज डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती, तो एंट्री हो जाएगी मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हमारा आया था 43,200। बस नरेशन हो जाएगा गुड सोल्ड टू मनोज। ठीक, अमाउंट सही कर लेते हैं। चलो, और इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 छोटा सा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 5 ट्रांजैक्शन इसमें भी हैं, पहले पेज एक ऐड कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है बाबू कि एक सेकेंड, इसमें कह रहा है पहला ट्रांजैक्शन, अच्छा ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर आपके बिजनेस से गुड्स जा रहा है, एक चीज थोड़ा समझो, अगर मान लो हम बिजनेस में गुड्स आया, ठीक है, अगर बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो कौन सा अकाउंट हम यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। और अगर बिजनेस से गुड्स चला जा रहा है तो हमें क्या अकाउंट यूज करना चाहिए, सेल्स अकाउंट यूज करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है भाई, खरीदे हैं तो परचेज और बेचे हैं तो सेल्स। पर अगर गुड्स आने का रीजन कुछ और है तो हम कुछ और अकाउंट यूज करते हैं। जैसे हम कस्टमर को बेचे और उसने वापस कर दिया तो भी तो गुड्स आया, तो हम परचेज के बजाय क्या यूज करते थे, परचेज रिटर्न। और अगर हम गुड्स बेच रहे हैं और वो गुड्स रिटर्न हो रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सेल्स रिटर्न। मतलब कहने का है कि गुड्स आया या गया उसके हिसाब से अकाउंट चेंज होते हैं, कभी परचेज कभी सेल, कभी परचेज रिटर्न कभी सेल्स रिटर्न, सीधी सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर गुड्स बिजनेस से गया और इसलिए गया क्योंकि हम बेचे थे, तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट यूज करेंगे, राइट। पर अगर मान लो हम तुमसे कहें कि गुड्स चोरी हो गया, गुड्स गया है पर इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने उसको बेच दिया, बल्कि वो चोरी हो गया, तो फिर क्या हमें सेल्स अकाउंट यूज करना चाहिए गुड्स के जाने पे, नहीं। तो हम क्या करते हैं बाबू, जब भी गुड्स चला जाता है बिना सेल के, तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का परचेज किया, उसमें से 20,000 का गुड्स चोरी हो गया, तो अब हम कितने का परचेज हुआ सामान बेच पाएंगे, सिर्फ 80,000 का बेच पाएंगे, राइट। ये बात समझ में आ रही है।
तो इसीलिए जो 20,000 का गुड्स चोरी हो जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, जो परचेज हमेशा डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप परचेज को क्रेडिट करेंगे उतने का सामान आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, चाहे वो चोरी होके जाए, चाहे वो हम किसी को दान में दे दे, चैरिटी कर दें, चाहे बिजनेस का ओनर गुड्स की ड्राइंग कर ले, अगर किसी भी रीजन से हमारा गुड्स बिजनेस से बाहर चला गया और वो रीजन सेल नहीं है, तो आप सेल को क्रेडिट नहीं करोगे, आप किसको क्रेडिट करोगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। परचेज को क्रेडिट करना मतलब बेसिकली परचेज को रिवर्स करना, और डेबिट क्या होगा, जो भी रीजन रहा होगा वो डेबिट हो जाएगा। जैसे चोरी हुई तो लॉस बाय थेफ्ट, ड्राइंग हुआ तो ड्राइंग डेबिट, चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी डेबिट, सैंपल की तरह दे रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल डेबिट। ये बात समझ में आ रही है? गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है, पर अगर बेचे नहीं है तो सेल्स क्रेडिट नहीं होगा, परचेज रिवर्स होगा, यानी सेल के बजाय परचेज क्रेडिट होगा। ये बात समझ में आ रही है कि परचेज रिवर्स क्यों हो रहा है? ठीक है। अच्छा, रिवर्स करने के पीछे का लॉजिक ये है, जैसे जब साल खत्म होगा तो तुम अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना चाहोगे, तो अगर हम एकदम बेसिक सी चीज बताएं तो तुम अपने परचेज को किससे कंपेयर करोगे, सेल से कंपेयर करोगे, एक लमसम का प्रॉफिट जानने के लिए। तो अगर हम मान लो 80,000 का सामान बेचे हैं 90,000 रुपए में, खरीदे हम 1 लाख का थे, पर हम 80,000 का सामान उसमें से 90 में बेचे, 20,000 का सामान हमारा चोरी हो गया। तो प्रॉफिट जानने के लिए तुम 90,000 को 80,000 से कंपेयर करोगे या 90 को 1 लाख से कंपेयर करोगे? 90 को 80 से कंपेयर करोगे। ये बात समझ, क्योंकि 20 का तो चोरी हो गया ना। तो तुम सच में 80 से ही कंपेयर कर पाओ, इसी के लिए जब सामान चोरी हुआ तो हमने जो परचेज डेबिट था उसको 20,000 से क्रेडिट कर दिया। तो जब परचेज वाली जर्नल एंट्री में मेरा परचेज अकाउंट डेबिट था 1 लाख रुपए से, और जब चोरी हुआ तो हमने परचेज को किसी दूसरी जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपए से। तो इसका मतलब एक बार परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट कैंसिल हो गया और हमारे पास परचेज कितने का बचा, 80,000। तो तुमको ये बात याद रखने की जरूरत है ही नहीं, अपना वाला परचेज अपने आप से कैंसिल होके कितने का बचेगा, 80 का बचेगा, और तुम तब आराम से 80 को 90 से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस बता कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर बाद में जब हमें नेट लॉस जानना होता है तो हम बाकी के खर्चे माइनस करते हैं, ये तो लमसम वाला प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जानना होता है तो फिर बिजली का बिल, रेंट और फिर चोरी वगैरह वो सब तब माइनस करते हैं, ताकि ये जान सके कि अच्छा अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हुआ। पर अभी हम कौन सा वाला प्रॉफिट जानने की कोशिश करें कि अगर चोरी वोरी नहीं होती, सब अच्छे से चला होता, तो इतने 80 का सामान 90 में बेचे तो 10 का प्रॉफिट। तो 80 का सामान बेचे, ये तुमको तब पता चलेगा जब जो परचेज 1 लाख से डेबिट है उसमें से 20,000 तुम रिवर्स कर दोगे चोरी वाला, तभी तो तुम्हारा परचेज रिड्यूस होके अपने आप 80,000 बनेगा, और तब सेल से परचेज को कंपेयर करने पे सही लमसम वाला प्रॉफिट पता चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे डिस्कशन से हमें कंक्लूजन क्या मिली, कंक्लूजन ये मिली कि जब भी हमारे बिजनेस से गुड्स वापस जाता है पर सेल की वजह से नहीं जा रहा है, ना ही वो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है, तो वहां पे हम परचेज को रिवर्स करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में क्या चीजें दी हैं। देखो, सबसे पहला कह रहा है कि गुड्स जो है 1,20,000 रुपए का वो आग से जल गया। इसमें दो अकाउंट बनाओ, एक अकाउंट बना गुड्स और दूसरा अकाउंट बना लॉस बाई फायर। अब लॉस बाई फायर क्या है, बिजनेस का नुकसान है, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप क्या करेंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बाबू। और गुड्स रियल अकाउंट होता है, रियल का रूल अप्लाई करो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब गुड्स जला मतलब एक तरीके से बिजनेस से बाहर चला गया गुड्स, तो रूल के हिसाब से गुड्स को क्या होना चाहिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स को होना चाहिए क्रेडिट। पर कभी भी क्या हम गुड्स अकाउंट यूज किए हैं आज तक? हम गुड्स की जगह या तो परचेज यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न यूज करते हैं। यहां पे हमें क्या सेल यूज करना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, परचेज को कैंसिल करेंगे। हम एक्चुअल में सामान बेचे थोड़ी हैं, बस जो परचेज
करते टाइम पे डेबिट किए थे, अब वो बिक नहीं सकता, इसीलिए हमें अपना परचेज कैंसिल करना पड़ेगा, ताकि बाद में जब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़े तो सही सही प्रॉफिट लॉस निकले। ये बात समझ में आ रही? जब भी गुड्स चोरी हो, जले, कोई चैरिटी में जाए, डोनेशन में जाए, ओनर निकाल ले, ये बात समझ जाना, गुड्स अगर जा रहा है तो परचेज रिवर्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, कितने का गुड्स जला था वो? 1,20,000, तो अमाउंट में 120 लिख दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहे गुड्स 18,000 का, वो हमने फ्री सैंपल की तरह बंटवा दिया। अगर आगे एंड करके कोई दूसरा ट्रांजैक्शन दिया है, अभी उसको बाद में देखा जाएगा। अगर आपने गुड्स को फ्री सैंपल में बंटवा दिया तो फ्री सैंपल एक तरीके से आपका नुकसान है कि नहीं नुकसान है? अगर हम किसी को फ्री में सामान दे रहे तो हमारे लिए तो नुकसान हुआ ना, और नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। रूल नॉमिनल का ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो तुम क्या करोगे? फ्री सैंपल को डेबिट कर दोगे, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बजाय हम एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल बांटने से हमारा एक तरीके से प्रचार ही हो रहा है। तो फ्री सैंपल डेबिट, और परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट। परचेज बेसिकली कर नहीं रहे हैं, हम अपने परचेज को रिवर्स कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही चीजें? परचेज हमारा रिवर्स हो गया। परचेज रिवर्स क्यों हुआ है? क्योंकि सर गुड्स दिए हैं, गुड्स गया मेरे बिजनेस से, और गुड्स गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? आगे कह रहा है एंड 20,000 वेयर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। कह रहा है 20,000 रुपए हम चैरिटी में दान दे दिए। तो इसमें दो अकाउंट बताओ, एक तो कैश अकाउंट बनेगा, और चैरिटी की है तो चैरिटी मेरे बिजनेस के लिए तो नुकसान है ना, समाज के लिए भले फायदा है, पर मेरे बिजनेस से तो उतने का पैसा चला गया ना, उसके बदले कुछ मिला भी नहीं। तो चैरिटी एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो चैरिटी को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और बदले में पैसा गया तो पैसे को यानी कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। वैसे भी रियल का रूल यही कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चैरिटी में पैसा गया तो क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट 18,001 का है, ये 18,000 था, और ये वाला 20,000 था, तो ये अमाउंट हम लोगों ने लिख दिया। आगे बढ़ते थर्ड ट्रांजेक्शन पे। कह रहा है 25,000 रुपए का गुड्स और 40,000 रुपए का नगद प्रोप्राइटर अपने यूज के लिए निकाल रहा है। देखो सीधी सी बात, प्रोप्राइटर यानी कि ओनर जब भी कुछ देगा बिजनेस को, तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं बाबू? कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? कैपिटल। और जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? ड्राइंग यूज करते हैं, सीधी सी बात। और जैसे सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, वैसे डी फॉर ड्राइंग और डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब ओनर अगर पैसा निकाल रहा है तो क्या होगा? टू कैश अकाउंट। और ओनर अगर पैसा नहीं निकाला, वो गुड्स निकाल लिया, तो क्या सेल लिखेंगे कि परचेज को रिवर्स करेंगे? परचेज को रिवर्स करेंगे, क्योंकि बिक थोड़ी रहा है, बिना बिके गुड्स चला गया, यानी परचेज हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है सर। अमाउंट गुड्स का 20,000 है, कैश का 5,000 है, तो टोटल ड्राइंग हमारी कितने की हो गई? 25,000। कैश 5,000, गुड्स 20,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गुड्स वर्थ 20,000, कैश 5,000 गिवन एज चैरिटी। हम फिर से चैरिटी कर रहे हैं, बहुत बड़े दानी आदमी है, चैरिटी पे चैरिटी करते रहते हैं। 5 ट्रांजेक्शन में 2 में चैरिटी कर दी है। चैरिटी क्या है? बिजनेस के लिए नुकसान, और नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चैरिटी डेबिट हो गया। अब बदले में तुम दिए क्या हो? अगर कैश दिए हो तो कैश गया, और गुड्स दिए हो तो क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट लिखोगे। जितने के लिए हमने कैश दिया उतने के लिए कैश अकाउंट, और जितने के लिए गुड्स दिया उतने के लिए परचेज अकाउंट। सीधी सी बात है। 20,000 का गुड्स और 5,000 कैश। ओके, ऊपर वाले में हमने अमाउंट गलत लिखा है शायद। ऊपर वाले में गुड्स 25 था और कैश 40 था, और तुम लोग नालायक कुछ बताते नहीं हो। ये सही करने दो। यहाँ पे ओनर जब निकाला था तो गुड्स कितने का है? 25 का, और कैश कितना है? 40। तो ये सही करते हैं, गुड्स में 25 और कैश में 40, टोटल पैसा निकला 65,000। ठीक है, ये वाला था। गुड्स वर्थ 25, कैश 40, प्रोप्राइटर निकाला है। और इस वाले में 20,000 का गुड्स है, 5,000 कैश है जो चैरिटी में जा रहा है। तो 20,000 का गुड्स, 5,000 का कैश,
टोटल 25,000 का हमने चैरिटी कर ली। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन, 1,00,000 रुपए चोरी हो गए आयरन सेफ से। चोरी हो गया मतलब नुकसान है, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और रूल क्या कहता है, वो लॉस, नुकसान को डेबिट करिए, और नुकसान का हम लोग नाम क्या रख रहे हैं, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट। पैसा चोरी हुआ है तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। और अगर यही पैसे के बजाय मान लो गुड्स चोरी हो जाता, तब फिर आप क्या लिखते, परचेज अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। बताइए इसमें कोई दिक्कत, नरेशन सबका जान रहे हो, इसमें चोरी हुआ तो कैश स्टोलन फ्रॉम आयरन क्या है, सेफ। और चैरिटी तो यहाँ लिख सकते हो गुड्स एंड कैश गिवन इन चैरिटी, यहाँ लिख सकते हो गुड्स एंड कैश विड्रॉन बाय ओनर, यहाँ लिख सकते हो चैरिटी मेड, यहाँ लिख सकते हो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, और यहाँ लिख सकते हो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नरेशन का मतलब सिंपल सा होता है, ट्रांजैक्शन में जो हुआ उसको कम से कम शब्दों में लिखिए, लेकिन अर्थ का अनर्थ मत करिए। मीनिंग पढ़ के समझ में आ जाए कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन दिया है, कह रहा है इसकी जर्नल एंट्री बना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी जर्नल एंट्री। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। पहले कह रहा है सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश, लिस्ट प्राइस 40,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, पूरा पेमेंट कैश में मिल गया है। एक बात बताइए, अगर आप ब्रिजेश को सामान बेचें और कैश में बेचें तो एक अकाउंट क्या बनेगा, सेल्स। और दूसरा अकाउंट हम ब्रिजेश को बना ले कि कैश को बना ले, क्या लगता है किसे बनाना चाहिए, ब्रिजेश को बनना चाहिए या कैश को बनना चाहिए, कैश बनना चाहिए। क्योंकि जब पैसा दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो फिर नाम से कोई मतलब नहीं। नाम अकाउंट तब बनता है जब उधार ट्रांजैक्शन होता है या फिर कोई सेटलमेंट हो रही है, पैसा सिर्फ बिना सेल वेल के मिल रहा है, पुराने हिसाब का मिल रहा है, तब नाम अकाउंट बनता है। जब पैसा लेके बेच रहे हैं तो फिर नाम से कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए और आप पैसा दे दिए, तो क्या वो आपका नाम अपने रजिस्टर में कहीं नोट करेगा। लेकिन अगर वहीं आप उधार खरीदने जाएंगे तब क्या वो रजिस्टर में नाम नोट करेगा, बिल्कुल करेगा। उसी हिसाब से ये चीजें हैं, अगर आप पैसा लेके बेच रहे हैं, पैसा दे के खरीद रहे हैं, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। एक अकाउंट परचेज सेल बनता है, दूसरा कैश बनता है। जब उधार होता है तभी नाम अकाउंट बनेगा। तो एक अकाउंट हमारा हुआ सेल्स और दूसरा बना कैश। अब 40,000 की लिस्ट प्राइस, 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 40,000 का 5% हुआ 2,000, 2,000 माइनस करके हमारी सेल कितने की हुआ, वो 38,000 की। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाबू, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। कितने में बेचे सर, 38,000 में। चलिए पहला ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं। कह रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। देख रहे हो कितनी चैरिटी हम लोग कर रहे हैं, चैरिटी पे चैरिटी चल रही है। चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं, इसमें अकाउंट बनाइए। एक तो चैरिटी होगा क्योंकि नुकसान है, और नुकसान में जो नुकसान होता है उसका नाम लिखा जाता है। और गुड्स दिए हैं तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, गुड्स। पर जब गुड्स गया है तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, सेल नहीं परचेज। तो यहाँ पे चैरिटी नुकसान है, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो चैरिटी अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। और गुड्स गया है बाबू तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और नरेशन हो जाएगा गुड्स गिवन इन चैरिटी। और अमाउंट कितना है, 5,000 है तो 5,000 लिख दो। दूसरा ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करिए। 5,00,000 की कैपिटल है, 6% के हिसाब से चार्ज करिए। तो 5,00,000 का 6% हो जाएगा वो 30,000। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैप, देखो अगर तुमको याद हो तो हम बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सब चीजों में तुम पहले नेचर पता करते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान, कैपिटल ओनर दिया, उस ओनर को कैपिटल पे बिजनेस ब्याज देगा। अब तो बिजनेस को जो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है कैपिटल पे, वो बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान, नुकसान है। और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या कर देंगे, डेबिट। और अपोजिट में क्या लिखने को हम सिखाएं तुम लोग को, रिलेटेड अकाउंट का नाम। तो रिलेटेड अकाउंट हमारा क्या है, कैपिटल है, तो यहां लिख दो टू
कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल हो गया, अमाउंट आएगा कितना 30,000। नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, देखो आउटस्टैंडिंग वाला भी एक आ ही गया, कह रहा है कि हमारे पास कुछ खर्चे आउटस्टैंडिंग है। किस चीज का आउटस्टैंडिंग है, तो कह रहे सर वेजेस आउटस्टैंडिंग है 20,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब वेजेस बकाया है, मजदूरी देनी थी पर दिए नहीं है। अगर मजदूरी देनी है तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना, देना था पर दिए नहीं, मतलब फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अगर लाइबिलिटी हमेशा डेबिट होती है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को आप क्या कर देंगे, लाइबिलिटी हमेशा डेबिट होती है ना, लाइको लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, और अपोजिट में क्या लिखना है, रिलेटेड अकाउंट का नाम। तो नरेशन हो जाएगा कितना अमाउंट है, 20,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर वेजेस, ये नरेशन हो गया और एंट्री तुम समझ ही गए। देखो ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, इसको करने का बेस्ट तरीका है कि तुम इसका नेचर ध्यान में रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है क्रेडिट और प्रीपेड एसेट है डेबिट। अपोजिट साइड में क्या लिखना होता है, रिलेटेड अकाउंट का नाम। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रिलेटेड कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस में रिलेटेड वेजेस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रिलेटेड क्या है, ड्राइंग। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करते हुए एंट्री पास कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 50,000 रुपए ड्यू थे, मतलब मिलने थे किससे, अपने डेटर से, अब वो पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स हो गया, और बैड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो कर दीजिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाबू। और अपोजिट में जिस डेटर का पैसा डूबा है उसका नाम लिखते हैं। ये वाली एंट्री ध्यान करो, ये वाली, ये जो हम लोगों ने की थी बैड डेट्स वाली, कहाँ गई ये एंट्री। इस एंट्री में भी तुम यही तो किए थे, जो पैसा मिला वो बैंक में, जो डूब गया वो बैड डेट्स, और जिससे पैसा मिलना था उसका नाम क्रेडिट यानी वाई क्रेडिट। बस वही डिस्काउंट अलाउड की जगह बैड डेट्स हो गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक भी रुपया नहीं मिला, सारा का सारा पैसा डूब गया, उस केस में बैंक आएगा ही नहीं, सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, बैड डेट्स डेबिट टू वाई। वाई कौन है, हमारा डेटर है जिससे पैसा मिलना था और डूब गया। अब अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ये ना पता हो कि वो वाई है, जेड है कि कौन है, तो तुम क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नाम नहीं पता है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे डेटर, बात खत्म। जब नाम पता होगा तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं पता है तो वो बंदा मेरा क्या रहा होगा, डेटर ही तो रहा होगा, तो इसीलिए हम डेटर लिख देते हैं। चलिए अमाउंट कितना रुपए था बाबू, 50,000 था, तो 50,000 यहाँ पे लिख दो, और इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है 1,000 रुपए कैश सेल्स है और उसका कॉस्ट 80,000 था। कह रहा 80,000 की चीज को हम 1 लाख में बेचे हैं, यानी 80,000 के सामान में 20,000 प्रॉफिट जोड़े फिर 1 लाख में बेचे। अच्छा ये बताओ कितने का था, ये इंपॉर्टेंट है, या कितने में बिक रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कितने में बिक रहा है, राइट। तो सीधे सेल की एंट्री करो, एक अकाउंट सेल बना, दूसरा बना कैश, और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो कर लीजिए एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। 80,000 का था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 लाख में बिक रहा है ये इंपॉर्टेंट है, बस नरेशन हो जाएगा गुड सोल्ड फॉर कैश 1 लाख रुपए। और क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा डन हो गया। चलिए आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें इस बार 5 नहीं 6 ट्रांजैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। सब अभी इसमें कुछ नया नहीं है, अब तक तुम जितना कुछ सीखे हो वही सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वही सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। चलिए पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है जो ओनर है उसने विदड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया, कितना पैसा निकाला है बाबू, कह रहा 50,000 रुपए निकाला बैंक से। तो एक अकाउंट बना बैंक, और ओनर कुछ दे नहीं रहा है, कुछ ले रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, ड्राइंग। तो एक ड्राइंग हो गया और बैंक से पैसा निकला है तो बैंक हो गया, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है हमारी, डेबिट होती है, तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे
और बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कर लो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा मनी विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, या शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ड्रॉइंग मेड बाय ओनर फ्रॉम बैंक। मतलब लैंग्वेज कुछ भी हो, मीनिंग सेम होनी चाहिए। मीनिंग मतलब कि ट्रांजैक्शन में क्या हुआ उसको कम शब्दों में आप लिख दीजिए। अगला कह रहा है 2 लाख रुपए का गुड्स आग से जल के खराब हो गया, तो नुकसान हुआ है, नुकसान का नाम हुआ लॉस बाय फायर, और गुड्स के बजाय हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज। लॉस बाय फायर नुकसान, और नुकसान हमेशा क्या होता है वो डेबिट होता है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और गुड्स के बजाय क्या लिख दोगे, परचेज, क्योंकि गुड्स बिजनेस से चला गया पर बेचे तो है नहीं, तो परचेज को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने रिवर्स कर दिया परचेज को। चलिए अमाउंट कितने का गुड्स जल गया था देख लेते हैं। तो गुड्स जला है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख यहाँ पे, 2 लाख यहाँ पे। अगला ट्रांजैक्शन मशीनरी 1,50,000 पैसा देके खरीदे और 2,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के लिए दिए। ये बताओ ये 2,000 का जो खर्चा हुआ उसको लगवाने का, ये अलग से लिखोगे कि मशीनरी में ऐड कर दोगे, मशीनरी में ऐड होगा, क्योंकि ये हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखे थे कि अगर कोई एसेट खरीदी जाती है तो उसको यूज करने से पहले उस पर जितना भी खर्चा होता है उसको जोड़ लिया जाता है, उसको अलग से नहीं लिखा जाता। तो ये बोलने के बजाय कि 1.5 लाख की मशीन खरीदी 2,000 इंस्टॉल कराने में लगा, हम सीधे सीधे बोल सकते कि मशीनरी खरीदे 1,52,000 में। एक अकाउंट बना मशीनरी, दूसरा बना कैश। गुड्स तो है नहीं कि परचेज अकाउंट यूज करेंगे, गुड्स होता तो परचेज लिखते, तो ये गुड्स तो है नहीं, इसीलिए परचेज ना डेबिट करके हम क्या डेबिट कर देंगे, हम डेबिट करेंगे बाबू मशीनरी अकाउंट को। तो परचेज होता कब, जब गुड्स खरीदते तब, पर गुड्स नहीं है, मशीन है, एसेट है, तो मशीनरी डेबिट, और बदले में कैश गया तो कैश क्रेडिट। और एसेट की वैल्यू प्लस उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा, दोनों जोड़ के 1,52,000 की मशीन हमें पड़ी है, तो 152 अमाउंट में आ गया। अगले ट्रांजैक्शन पे बढ़िए। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है कि सर डेप्रीसिएशन लगा दीजिए बिल्डिंग पे, 5% का लगाना है, 2 लाख की बिल्डिंग है, तो 2 लाख का 5% मतलब 10,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा। पर अकाउंट क्या होगा, डेप्रीसिएशन का मतलब पता है ना, एसेट की वैल्यू का कम होना। और जब एसेट की वैल्यू कम हो गई और बदले में 1 रुपया मिला भी नहीं, तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, और उस नुकसान का नाम क्या है, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन किस पे लगा, बिल्डिंग पे लगा, तो दूसरा अकाउंट क्या है, बिल्डिंग। वैसे भी अगर तुम सोचो तो अगर किसी बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई तो एक तरीके से ये बिल्डिंग के जाने के बराबर है कि नहीं है। जैसे हम बोले कोई एसेट मेरे पास 1 लाख की थी, अब उसकी वैल्यू 80,000 रह गई है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 20,000 की एसेट एक तरीके से बिजनेस से चली गई। और रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 10,000 की वैल्यू कम हो गई मतलब 10,000 की वैल्यू चली गई, और वैल्यू चली गई तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है, और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं, बिल्डिंग पे लगा रहे हैं, तो बिल्डिंग को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। नरेशन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000 रुपीज। चलिए अगले ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सर अच्छा इसमें कुछ और था, कह रहा है 8% डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी लगेगा, तो 5,000 का 8% कितना हो जाएगा, 400 रुपए। ठीक है, तो 400 का डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी लगाना था, तो डेप्रिसिएशन डेबिट है ही, बस नीचे क्या लिख दिया जाए, फर्नीचर लिख दिया जाए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है, पर एंट्री तो वही होती है ना, बस हमने एंट्री को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, और इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना था, 400, तो टोटल 10,400 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। समझ में आ गई चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है सैलरी प्रीपेड है। प्रीपेड वाला भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ना। प्रीपेड खर्चा मतलब कि कोई खर्चा जो हमने एडवांस में पे कर दिया। अगर एडवांस में तुम किसी को खर्चा पे करोगे तो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट है। जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है वैसे प्रीपेड क्या होता है, एसेट होता है। और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो प्रीपेड सैलरी हमारी जो एसेट है वो हमारी जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगी बाबू, डेबिट।
क्योंकि एसेट्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। और अपोजिट में क्या लिखना होता है, रिलेटेड अकाउंट का नाम। और यहाँ पे रिलेटेड अकाउंट हमारा क्या है, सैलरी। तो एंट्री हो गई प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। और अमाउंट कह रहे सर 10,000 रुपए, तो लिख दो 10,000 रुपए, क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। कह रहा है कि अच्छा ये लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन का और आज की क्लास का भी। कह रहा है कपिल जो हमें 30,000 रुपए ओ कर रहा था, मतलब हमें कपिल से 30,000 मिलने थे, वो हमारा 30,000 का उधार था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल चुका है और अब उससे कुछ भी नहीं मिला। नथिंग इज रिसीव फ्रॉम स्टेट, मतलब पूरा का पूरा पैसा डूब गया। और जब इंसॉल्वेंसी की वजह से पैसा डूबता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। डेटर से मिलने वाला कोई भी पैसा अगर डूब गया और हम उसको डुबोए हैं, हम बोल के डुबोए हैं कि भैया मत दो, तो उसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड। पर जबरदस्ती डूब रहा है, हम चाह रहे थे मिल जाए फिर भी डूब गया पैसा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, और रूल कहते हैं लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट्स को आपने डेबिट कर दिया और डेटर यानी कपिल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितना पैसा डूबा, 30,000। यही सेम चीज तो पिछले वाले ट्रांजैक्शन में भी थी, बैड डेट्स डेबिट टू कपिल। ये कहा गया, ये देखो बैड डेट्स वाली एंट्री, ये बैड डेट्स डेबिट टू कपिल। बस कपिल का नाम वहां पे पता था और यहाँ कपिल का नाम नहीं पता है, इसलिए डेटर लिख रहे हैं। तो जहां डेटर का नाम पता होगा वहां डेटर का नाम लिखोगे, जहां डेटर का नाम नहीं पता है वहां डेटर लिख के छोड़ दोगे। पर बैड डेट्स तो नुकसान है, तो वो तो डेबिट होगा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है, बताइए। 1 लाख था, ठीक। चलो, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे।